अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वह ऐसी मशीन बनाए जो कि हमेशा चलती रहे। उसे जितनी इनपुट दी जाए उतनी ही आउटपुट हमें मिलती रहे, लेकिन आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इस किस्म की मशीन्स को हम परपेचुअल मशीन्स कहते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ 1159 AD में, जहाँ पर एक मैथमेटिशियन बस्कारा द लर्नेड कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसी मशीन बना सकें जो खुद ब खुद चलती रहे। उन्होंने एक पहिया बनाया है जिसके अंदर ट्यूब्स हैं और उन ट्यूब्स के अंदर मरकरी फिल की हुई है। तो जब वो पहिया घूमता है, मरकरी नीचे की तरफ आती है। पहिए की एक साइड हमेशा भारी रहेगी। जूं जूं इंसान तरक्की करता रहा, ये मशीनें भी बदलती रहीं। परपेचुअल मशीन को समझने के लिए एक आम एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, एक विंड मिल से। विंड मिल जो कि हवा से चलती है, लेकिन वो आउटपुट पर अगर वही हवा दे जिससे वो चल रही है, तो आपको किसी किस्म की और एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। यानी वो सेल्फ सफिशेंट है। जो हवा वो आउटपुट पर दे रही है वही इनपुट पर आ रही है और उस विंड मिल को चलाने की कोशिश कर रही है, उस विंड मिल को चलाने में मदद दे रही है। ऐसा हो सकता है अगर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एग्जिस्ट ना करते। मैं यहाँ पर आपको दो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में बताऊंगा जो कि परपेचुअल मशीन्स को बनने से रोकते हैं। रोमन्स ने भी बहुत कोशिश की कि वो परपेचुअल मशीन्स बना सकें। मैं आपको यहाँ पर एक पहिया दिखा रहा हूँ जिसमें बॉल्स हैं और बॉल्स आहिस्ता आहिस्ता पहिए में नीचे की तरफ गिरती रहेंगी। पहिया चलता रहेगा और बॉल्स गिरती रहेंगी, लेकिन ये पहिया भी कुछ देर के बाद रुक जाएगा, क्योंकि ये पहिया थर्मोडायनेमिक्स के पहले असूल की नफ़ी करता है। पहला असूल ये है कि किसी भी सिस्टम में आप जितनी एनर्जी देंगे, आप मैक्सिमम उस सिस्टम से उतनी ही एनर्जी आउटपुट में ले सकते हैं। एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हम कई ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं जो बज़ाहिर हमें लगती है कि परपेचुअल मशीन बनाने में कामयाब हो सकती हैं। मसलन आप इस मकनातीस को ले लीजिए। नीचे एक मेटल बॉल रखी है और ऊपर मकनातीस है। मकनातीस अपनी कशिश से इस परपेचुअल सिस्टम में, सो कॉल्ड परपेचुअल सिस्टम में, इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगा और आखिर में बॉल सुराख के ज़रिए नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी और फिर दोबारा मकनातीस खींचेगा और फिर बॉल नीचे आ जाएगी और बॉल इस तरीके से घूमती रहेगी। क्या ऐसा मुमकिन होगा? इंसान परपेचुअल मशीन्स इसलिए बनाना चाहता है कि अगर वो एक परपेचुअल सिस्टम बना लेता है और उसके बीच में इंसान रहता है तो उसकी एनर्जी की ज़रूरियात ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इस सिस्टम को बनाएं तो पहली बात यह है कि मकनातीस इतना पावरफुल होगा कि वो इस बॉल को सुराख में गिरने नहीं देगा। वो अपनी तरफ खींच लेगा और बॉल मकनातीस से जाकर चिपक जाएगी। और अगर फ़र्ज़ किया बॉल नीचे गिर भी जाती है और वो दोबारा मोशन करके ऊपर आना शुरू हो जाती है, तो वक्त के साथ साथ मकनातीस की मकनातीसियत डिके करती है और आहिस्ता आहिस्ता ये मोशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसे परपेचुअल मशीन कहना ज़रा गलती होगी। रॉबर्ट बॉयल ने भी परपेचुअल मशीन बनाने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ पर एक बीकर दिखा रहा हूँ और रॉबर्ट बॉयल ने कोशिश की कि किसी तरीके से वो ग्रेविटी को डिफीट कर सके, शिकस्त दे सके। कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी बीकर में, इसकी लेग में ऊपर जाएगा और ग्रेविटी उसे नीचे नहीं खींच सकेगी। और अब पानी को इस जार में टपकते रहना चाहिए और किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ये एक परपेचुअल मशीन बन गई जिसमें पानी खुद ब खुद जा रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। लेकिन जब इस प्रैक्टिकल को किया गया तो पता चला कि कैपिलरी ट्यूब के कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी नीचे की तरफ गिरा ही नहीं। तो ये भी परपेचुअल मशीन नाकाम हो गई। हम बहुत सी और परपेचुअल मशीनों की भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मसलन अब इलेक्ट्रिकल परपेचुअल मशीन को अगर आप देखें कि हम एक बल्ब की रोशनी से सोलर पैनल्स डिराइव कर रहे हैं और उसी से उस बल्ब को जला रहे हैं, तो ये आइडियल सिस्टम है और इसमें किसी किस्म की एनर्जी इनपुट की ज़रूरत नहीं है। जितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं वो इस सर्किट में घूमती रहेगी और हमेशा के लिए घूमती रहेगी। लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। मोशन को फ्रिक्शन रोकती है और इलेक्ट्रिक करंट को मीडियम की रेजिस्टेंस रोकती है। इसीलिए वायर्स में रेजिस्टेंस होता है और आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होना शुरू होगा और एक वक्त आएगा कि ये बल्ब बुझ जाएगा। ये भी परपेचुअल मशीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहे हैं, जो कि हमें ये बताता है कि किसी सिस्टम में भी हीट डेसिबेशन उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी को कम कर देती है। तो कोई भी आइडियल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम किस तरीके से परपेचुअल मशीन्स बना सकते हैं, इन वायर्स की रेजिस्टेंस कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सुपर कंडक्टर्स बनाने पड़ेंगे।
सुपर कंडक्टर्स पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, काम हो रहा है। और सुपर कंडक्टर्स, एक वायर की एग्जांपल लें कि अगर एक सुपर कंडक्टिंग वायर होगी तो उसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा। रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? रेजिस्टेंस उसके एटम्स के वाइब्रेशन से, हिलने से आती है। और अगर उनके मोशन को हम ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हुए रेजिस्टेंस का सामना नहीं होगा। लेकिन इस मोशन को कम कैसे किया जा सकता है या ख़त्म कैसे किया जा सकता है? उसके लिए हमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर उस मीडियम का हम कम करेंगे उसके अंदर मौजूद एटम की मोशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा और एब्सोल्यूट ज़ीरो पर यानी -273.15 सेंटीग्रेड पर यह मोशन आइडियली ज़ीरो हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल रुक जाने चाहिए और वहाँ पर हमें रेजिस्टेंस भी ज़ीरो मिलना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम जितने भी सुपर कंडक्टर्स बनाएं वो लो टेम्परेचर पर बनाने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस टेम्परेचर को हम ऊपर लेके आ रहे हैं ताकि रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स काम कर सकें। और अगर सुपर कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। मसलन एक वायर जिसमें से किसी किस्म की हीट डेसिपेशन नहीं हो रही, एक प्रोसेसर जो बड़े अरसे से काम कर रहा है और आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो गर्म नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है सपोज हमारे सिस्टम में, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे लिए और एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होगी। हमने अभी तक बहुत सी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि मैं गाहे बगाहे आपको बताता रहता हूँ, जिसमें हमने सुपर कंडक्टर्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो सारे के सारे सुपर कंडक्टर्स लो टेम्परेचर पर बनाए जा रहे हैं। इस वक्त एक सुपर कंडक्टर ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पर बनाया गया है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको टेस्ट कर लिया गया है और उस पर रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं। इस काम को करने में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के साइंसदानों का बहुत बड़ा हाथ है और इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर कंपाउंड ऑपरेट करते हैं और सुपर कंडक्शन हमें रूम टेम्परेचर पर 15 डिग्री पर मिलती है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है और इन्होंने पब्लिकेशंस भी की हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि अगर रूम टेम्परेचर पर ये काम हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए, लेकिन हमें उस तरीके से ये खबर मीडिया में नहीं मिली। और उसकी वजह यह है कि जहाँ पर हम टेम्परेचर को वेरी नहीं कर सकते वहाँ प्रेशर को वेरी करना पड़ता है। जब हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सुपर कंडक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है और वो ये कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस कंडक्टर को रखा गया है। इसे दो डायमंड्स की एजेस के बीच में रखा गया है, तो इस पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर है। दो डायमंड्स को यूज़ किया है हमने ये सुपर कंडक्टर जो कि रूम टेम्परेचर पर हमें ज़ीरो रेजिस्टेंस दे रहे हैं। और ये वही फिनोमेना है जो अर्थ की कोर पर होता है। इतना प्रेशर हमने दिया, इसको 39 मिलियन PSI हमने प्रेशर दिया है, जो कि कार्बोनेशियस सल्फर हाइड्राइड है। मैं आपको टेक्निकल नाम भी बता रहा हूँ। और इसके ज़रिए अब हम सुपर कंडक्टर बना रहे ताकि हम परपेचुअल मशीन्स की तरफ जा सकें। लेकिन अगर हम डायमंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं घर की अप्लायंसेस को सुपर कंडक्टर बनाने के लिए या ऐसे कंप्यूटर्स बनाने के लिए जिसमें सुपर कंडक्टिंग वायर्स और प्रोसेसर्स यूज़ हों, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होगा? डायमंड्स, दो डायमंड्स को हमने यूज़ करना है? जी नहीं, बिल्कुल ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं होगा। इसके लिए हमें और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है ताकि हम सुपर कंडक्शन रूम टेम्परेचर पर और एम्बियंट प्रेशर पर ले सकें। इन दोनों चीज़ों को हमें फिक्स करना होगा और फिर हमें सुपर कंडक्टर्स डिज़ाइन करने होंगे। लगता यूँ हो कि इंसान को अभी परपेचुअल मशीन्स बनाने के लिए और तगदौ करनी पड़ेगी, हमें और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि हम उन मशीन्स को बना सकें जिसमें जितनी भी इनपुट दें उतनी ही आउटपुट हमें मिले, हीट डेसिपेशन ना हो और किसी किस्म का एनर्जी लॉस ना हो। अभी रास्ते आगे और भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।